अब देखिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। अब हम अपना सेकेंड जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इफेक्ट ऑन टैक्स इंसिडेंस। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भैया आप ये रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन? क्योंकि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अब सबसे पहली बात आती है कि जैसे इंडिविजुअल है, जब हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन करते हैं तो एक तो हो गया रेजिडेंट, दूसरी कैटेगरी है आपके नॉन रेजिडेंट, और एक इन्होंने नया जोड़ा डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है उसमें उसकी फर्दर बाइफर्केशन होती है, वो कहलाया जाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक तो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और जो डीम्ड रेजिडेंट होते हैं वो क्या है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही कहलाए जाते हैं। अब एक तो इंडिविजुअल हो गए, यहां सेक्शन 6(1) लगता है एंड सेक्शन 6(6) लगता है। सेक्शन 6(6) लगता है। दूसरा हो गया हमारे क्या? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन में पढ़ा था ना आपने। इसके भी 3 स्टेटस हो गए, एक तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गया, इसको हम यहां ऐसे लिख लिया R एंड OR, इसको R एंड OR लिख दिया, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दूसरा हो गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और तीसरा क्या हो गया? यहाँ नॉन रेजिडेंट हो गया। बाकी जो भी पर्सन लेफ्ट हैं, जैसे फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, जो भी सारे आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन जो भी हैं, उनके सिर्फ 2 ही स्टेटस होते हैं, या तो रेजिडेंट होते हैं या वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो हम ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस? क्योंकि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, या हम कहें स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, दैट सेम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द सेम डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। सेम डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम यानी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स करने का अधिकार इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है। पर अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो आपकी जो इनकम इंडिया में आपको मिल रही है, रिसीव हो रही है, या जो एक्रू हो रही है, या डीम टू बी रिसीव्ड है, या डीम टू एक्रू अराइज है इंडिया में, उसको टैक्स करते हैं। या जो एक्रू अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। बोले सर बहुत फास्ट बोल दिया। नहीं भैया, इसको सारा आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो वो टैक्स होती है। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा।
तो अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है या वो इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो इंडिविजुअल क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले देखिए, जो डिटर्मिनेशन है रेजिडेंशियल स्टेटस की वो हम देखें। तो एक बार वापस से देख लो ये कि जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली उनको अपन ने 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया है। एक तो हो गया रेजिडेंट, एक हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक हो गया क्या, नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके 3 रेजिडेंट है, 3 स्टेटस है। एक तो रेजिडेंट हो गया, उसमें रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, एक हो गया नॉन रेजिडेंट। और जो इंडिविजुअल डीम्ड रेजिडेंट है, ये ओनली इंडिविजुअल में डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट है, वो क्या है, हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा। फर्म हो गई, एओपी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, कंपनी हो गई, वो क्या है, या तो रेजिडेंट होगी या फिर क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। जब हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो यदि उसको रेजिडेंट बनाना है इंडिया में, इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना है इंडिया में, तो ही मस्ट सेटिस्फाई at least 1 out of 2 basic conditions. At least 1 out of 2 basic conditions. He has to satisfy at least 1 out of the 2 basic conditions. At least 1 out of the 2 basic conditions. अब वो क्या है? बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? बेसिक कंडीशन नंबर 1, नंबर 1 क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during the previous year. यानी he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. यानी वो इंडिया में हो कितना? 182 days or more during the previous year. प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन हो? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी सपोज कीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 24-25, यदि आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे, 182 डेज या उससे ज्यादा रहे तो वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अगर सपोज कीजिए आपका असेसमेंट ईयर 26-27 है और प्रीवियस ईयर 25-26 है, तो इस प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन से ज्यादा हो? 182 डेज और मोर हो। ठीक है, वो 182 डेज और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, कोई सा भी हो सकता है। या फिर दूसरी बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है? दूसरी बेसिक कंडीशन, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन नंबर 2? He must be in India for a period of 60 days or more
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन हो, 60 डेज और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ से 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and 365 days or more during 4 years preceding the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. 365 days or more during 4 years preceding the previous year. प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज हो और उसके पहले वाले 4 सालों में कितने दिन हो, 365 दिन या उससे ज्यादा हो। अब ये बेसिक कंडीशंस नंबर सेकंड है, ये एप्लीकेबल नहीं होगी किसके लिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन है। देखो सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में अंतर होता है। यदि कोई इंडियन सिटीजन है एंड ही लीव्स इंडिया, भारत के बाहर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है भारत के बाहर, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। जो लीव कर रहा है, भारत के बाहर जा रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या क्रू मेंबर के फॉर्म में, उसके लिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये जो 60 डेज का पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 182 डेज। तो 182 डेज ही कर दिया अपन ने, तो फर्स्ट कंडीशन ही कर लेगा। दूसरा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट टू इंडिया, उसके लिए भी ये 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड करके इन्होंने क्या कर दिया, 182 डेज कर दिया। जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट टू इंडिया। अब अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जिसकी इंडियन इनकम, या यूं कर ले अपन, जो टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, जो टोटल इनकम है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस किससे एक्सीड कर रही है, 15 लाख से एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब क्या है, उसके लिए ये 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड करके इन्होंने क्या कर दिया, 120 डेज कर दिया। अगर ये 120 दिन या उससे अधिक भारत के अंदर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और पिछले वाले 4 सालों में 365 दिन या उससे अधिक है, तब ये क्या कहलाया जाएगा, रेजिडेंट कहलाया जाएगा। तो ये तो बेसिक हुई है। ऐसे ही एडिशनल कंडीशंस है। अब एडिशनल कंडीशन भी दे रखी है इन्होंने। अगर किसी ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी, एक या दोनों, और एक एडिशनल कंडीशन दे दी, सेटिस्फाई कर ली जो 6.6 में है, कई बुक्स में इसको उल्टी लिखी हुई है, 6.1 के लिए लिखी हुई है उन्होंने। बेसिक चीज क्या है, जो एडिशनल कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है एक एडिशनल कंडीशन भी, जो एडिशनल कंडीशन लिस्टेड है उसमें से, तो वो इंडिविजुअल क्या कहलाया जाता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाया जाता है। और जो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या है, नॉन रेजिडेंट कहलाया जाता है। 161A में डीम्ड रेजिडेंट है, वो हमेशा एनओआर होते हैं। तो देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल ही सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, ही मस्ट सेटिस्फाई क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, तब वो क्या है, रेजिडेंट कहलाया जाएगा। एडिशनल कंडीशंस आर से नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे एडिशनल कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर जो एडिशनल कंडीशन हम बात कर रहे हैं वो 6.6 की है, इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है, कई बुक्स में उनका अलग उल्टी एडिशनल कंडीशनें दे रखी है, और ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बना रखी है उन्होंने। हमारे यहाँ हम एक्ट के अनुसार चल रहे हैं।
दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है? ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। उसको क्या सेटिस्फाई करनी है? एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। और ही मस्ट सेटिस्फाई, एंड साथ साथ इसको क्या करना है? ही मस्ट सेटिस्फाई वन एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 66। वो एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे अंडर सेक्शन 66, तब वो क्या कहलाया जाता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाता है। या फिर वो डीम्ड रेजिडेंट है, या फिर वो डीम्ड रेजिडेंट है 61A का, तब भी वो क्या कहलाया जाएगा? NOR कहलाया जाएगा। और जो इंडिविजुअल कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो इंडिविजुअल कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या है? वो है नॉन रेजिडेंट। इसके लिए एडिशनल कंडीशंस आर से इररेलेवेंट। अब बात आती है क्या बेसिक कंडीशंस है। देखो, बेसिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। क्या हो गई बेसिक कंडीशन नंबर 1? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो इंडिया में हो कितने दिन हो? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सपोज कीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 20XXXY। आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 20XXXY है, और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 20XYXZ है। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 20XYXZ, ठीक है, ये मान लो। अब क्वेश्चन में दे दिया मिस्टर एक्स आया इंडिया में 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर को इंडिया में आया फॉर अ पीरियड ऑफ 200 डेज। तो बच्चे ने कहा अरे यार 200 दिन है। अरे 200 दिन है ये तो लिखा है, पर आपको तो देखना है ना वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन है। इसलिए हमेशा पहले ये ध्यान से पढ़ना। जैसे ही 200 दिन लिखे अरे भाई मस्ट बी रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट, ऐसे नहीं करना। देखो वो आया कब है? 15 दिसंबर को आया है, यानी 31 में से 14 दिन घटा दो, 17 दिन वो दिसंबर में रहा। फिर जनवरी में भैया कितने दिन होते हैं? प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन हो गए, और मार्च में 31 दिन हो गए। यानी वो इतने ही तो दिन है प्रीवियस ईयर में, बाकी तो अगले साल चला गया वो। तो कहने का मतलब क्या है? 17 + 31 + 28 + 31, यानी वो 107 डेज है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो अब ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन थोड़ी उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये नहीं जस्ट आंसर भैया ये वो आया 100-200 दिन के लिए और हाँ वो रेजिडेंट हो गया। अगर यही 1 अप्रैल को आ रहा होता तो डेफिनेटली हाँ रेजिडेंट होता। फिर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता। तो अब देखो पहली बेसिक कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या हो गई? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 days and 365 days or more and 365 days or more during 4 years preceding the previous year। 365 days or more during क्या? 4 years preceding the previous year। दूसरी बेसिक कंडीशन 60 days or more during the previous year and 365 days or more during say 4 years preceding the previous year। तो 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग से 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखो ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा और वो 182 डेज हो जाएगा। तो बोलो जब सर 60 डेज का पीरियड ही 182 डेज हो गया तो इन लोगों के लिए तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लो ना फिर तो।
तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इन केसेस में कंडीशन नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल। पर याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो पूछ सकते हैं कि किस केसेस में ये 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड होके 182 डेज हो गया, किस केसेस में हो गया। मैंने बताया था, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, सिटीजनशिप अलग होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस देश से निकल रहा है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, आई एम रेजिडेंट, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, बाय बर्थ मेरी सिटीजनशिप इंडिया की है, पर मैं प्रीवियस ईयर में एक भी दिन नहीं रहा, तो मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। सिटीजन तो हूँ ना इंडिया का। तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडियन सिटीजन है, लीव्स इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, हु लीव्स इंडिया फॉर पर्पज ऑफ से एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा वो क्या है, इंडियन सिटीजन है हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। वो कैसे जा रहा है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप जा रहा है। इंडियन सिटीजन है, ही लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। तीसरा क्या है, वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। बोलो ये क्या टर्म आ गई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो गए, हु देमसेल्व्स, या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या खुद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, वहाँ ये क्या हुए, दे बॉर्न, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ये कहलाए जाते हैं इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, हु कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ क्या, विजिट टू इंडिया। किसके लिए आ रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ विजिट टू इंडिया। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 182 डेज। उसके लिए 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 182 डेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे, यही 60 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 120 डेज के 120 डेज में अगर कोई इंडियन सिटीजन है, यदि वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि भारत के बाहर से इंडिया आ रहा है विजिट पर्पसेस के लिए, और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड कर रही है किससे, 15 लाख। अब सपोज करो मिस्टर एक्स है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में आया, कितने दिन आया, 120 डेज और मोर है, ठीक है, 120 दिन या उससे अधिक भारत में है, बट यही मान लें लेस देन 182 डेज है, ठीक है, लेस देन से 182 डेज है, एंड 365 डेज और मोर है, ये तो होना ही चाहिए, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये है, ठीक है, आ रहा है, वो बार बार आ रहा है। और उसकी इंडियन इनकम एक्सीड करती है किससे, 15 लाख से, तब तो वो क्या कहलाया जा रहा है, रेजिडेंट कहलाया जा रहा है। आगे पढ़ोगे ये एनओआर रहेगा, ठीक है, आगे पढ़ोगे तो एनओआर आएगा इसका नाम। यदि इंडियन इनकम डज नॉट एक्सीड 15 lakhs, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब ये कह रहा है हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस,
other than income from foreign sources exceed rupees 15 lakhs during the previous year. अब income from foreign sources क्या हो गया? Means income which accrues या arises outside India, जो भारत के बाहर accrue और arise हो रही है, and which is not deemed to accrue or arise in India. तो accrue और arise हो रही है भारत के बाहर, and which is not deemed to accrue or arise in India. तो income from foreign sources basically means income जो कि accrue और arise हो रही है outside India, except income derived from say business controlled in or profession set up in India. यदि वो income is derived from say business controlled या profession set up in India, तो ये accrue or arise outside India नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया में accrue or arise मानी जा रही है. तो इनका इंक्लूड कर रहे हैं 15 लाख की डिटर्मिनेशन के लिए. ठीक है, तो बात आई कब बेसिक कंडीशन थी, कहाँ पे चल रहा है. ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अगर कोई सपोज कीजिए इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आ रहा है विजिट पर्पसेस के लिए, तो 60 डेज का पीरियड उसके लिए एक्सटेंड कर दिया, 182 डेज कर दिया. और वही इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, तो 60 डेज का पीरियड उसके लिए 120 डेज कर दिया. कब? अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड कर रही है क्या? 15 lakhs. तो वो 120 डेज और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर हो ड्यूरिंग 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, और उसकी इन टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड करती है किससे? 15 लाख रुपए से. तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट कहलाया जाएगा. और फिर आगे 66 सेम पढ़ोगे कि वो क्या माना जा रहा है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जा रहा है. अब कौन होता है पर्सन हु इज डीम्ड टू बी से of Indian origin? A person is deemed to be of Indian origin. कब वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का माना जा रहा है? वो पर्सन कब इंडियन ओरिजिन का माना जा रहा है? A person shall be deemed to be of Indian origin यदि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद कहाँ बॉर्न हो? अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो. कहाँ बॉर्न हो? अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो. अब एक आ रही थी दिक्कत किसके लिए? जो क्रू मेंबर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, जो क्रू मेंबर्स हैं ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, उनके कैसे स्टे इन इंडिया के पीरियड की डिटर्मिनेशन हो. कैसे ये डिटर्मिनेशन हो? किसके रिलेशन में? क्रू मेंबर्स के रिलेशन में. तो देखो, उन्होंने फॉरेन बाउंड शिप पे ज्वाइन किया नौकरी को, तो वहां से जो इनका ज्वाइनिंग की तारीख है, ठीक है, एज पर दी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है, जब इनको डिस्चार्ज मिला, ये पीरियड क्या माना जाएगा? स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा. ये पीरियड आउटसाइड इंडिया स्टे माना जाएगा. तो देखिए, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, जो है कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया shall in respect of such voyage
shall in respect of such voyage be determined in prescribed manner subject to such conditions as may be prescribed. इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत रूल बनाया गया है, रूल 126, और ये कह रहा है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है एंड क्रू मेंबर है ऑफ अ शिप, द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज विल नॉट इंक्लूड, क्या वो क्या शामिल नहीं कर रहा है, पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जब से उसने उस शिप को ज्वाइन किया, कैसे ड्यूटी ज्वाइन की, उस पर जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, ठीक है, बाय द सेड इंडिविजुअल in respect of the eligible voyage and ending on the date on the continuous discharge certificate in respect of signing off. So date of joining and date of signing off, ये वाला पीरियड क्या है, shall be excluded, ये क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम स्टे इन इंडिया. तो बेसिकली इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ क्रू, द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज नॉट इंक्लूड व्हाट, क्या शामिल नहीं होगा स्टे इन इंडिया में, द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for eligible voyage and ending on the date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage. अब continuous discharge certificate का तो मीनिंग मर्चेंट शिपिंग कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम सी सर्फर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है, तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है. एलिजिबल वॉयज क्या होती है, बेसिकली एलिजिबल वॉयज शैल मीन अ वॉयज अंडरटेकन बाय अ शिप, एलिजिबल वॉयज शैल मीन अ वॉयज अंडरटेकन बाय अ शिप एंगेज इन कैरिज ऑफ पैसेंजर्स और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर फॉर द वॉयज having say where the voyage have originated from port in India, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड इंडिया है, या जो वॉयज जो ओरिजिनेट हुई है आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ अ डेस्टिनेशन ऑफ एनी पोर्ट इन इंडिया, वो क्या कैम्बिट में आ रही है, एलिजिबल वॉयज के कैम्बिट में आ रही है. तो अब अपने बेसिक चीज़ क्या हो गई, जब उसने वो ड्यूटी ज्वाइन करी और जब वो साइन ऑफ किया है, वो पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ऑफ हिज स्टे इन इंडिया. जैसे अगर सपोज करो उसने 15 जुलाई को ज्वाइनिंग आ रही है इसकी और 30 नवंबर का इसका क्या आ रहा है, साइनिंग ऑफ आ रहा है, तो ये दोनों ही, ये पूरा पीरियड ही क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. यानी वो अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में 14 दिन ही रहा, फिर दिसंबर में रहा, जनवरी में रहा, फरवरी में रहा और मार्च में रहा. ऐसे दिनों की संख्या उसके लिए काउंट होगी अगर वो भारत के बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. अब हम कह रहे हैं कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर. तो इंडिया में उसकी टेरिटरीज आ रही हैं, टेरिटोरियल वाटर्स आ रहे हैं, और टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड्स टू से 12 नॉटिकल माइल्स. टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स.
और उसका क्या आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ रहा है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। तो अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे हो, काम कर रहे हो आप टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, तो आप क्या है, इंडिया में माने जाओगे। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 25A, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, its territorial waters, seabed and subsoil, underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone. अब जो पीरियड ऑफ स्टे है इन इंडिया इज नॉट कंपल्सरी, आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, ऐसे चलेगा। It is not necessary for an individual to stay at his usual place of residence, business या employment. अब अगर डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया और डेट ऑफ डिपार्चर का आवरली डेटा अवेलेबल है, क्या है, आवरली डेटा अवेलेबल है, तब तो उसकी क्या है, ये 24 आवर्स का जो पीरियड है ये 1 डे माना जाएगा। अगर आवरली डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर आवरली डेटा इज नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या है, द डे ठप्पा लगा ना, व्हेन ही एंटर्स इंडिया, एंड डे when he leaves India, वो क्या माना जाएगा, सेम shall be counted for presence in India, same shall be counted for presence in India। ये क्या माना जाएगा, ये काउंट किया जाएगा फॉर प्रेजेंस इन इंडिया। So while counting the number of days of stay in India, the date of arrival as well as departure are to be included for determining the period of stay. And where individual is in India for a part of day and total number of hours for stayed in India, it will be calculated and total of 24 hours shall be equivalent to say 1 day. अब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है सिटीजनशिप से, बर्थ से, डोमिसाइल से। मैं इंडियन सिटीजन हो सकता हूं पर मैं एनआर कहलाया जाऊंगा। अभी अपन ने क्या बोला, बेसिक कंडीशन के बारे में बात करी। जो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक वो बन गया रेजिडेंट। अब उसको सेक्शन 6(6) की, अब उसको क्या है, सेक्शन 6(6) की एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। 6(6) की एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है एनीवन, तो वो क्या कहलाया जाता है, NOR कहलाया जाता है। वो क्या कहलाया जाता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाया जाता है। कोई भी एक एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाया जाएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 है 10 साल में से 9 साल वो क्या रहे, नॉन रेजिडेंट रहे। 10 साल में से क्या है, 9 साल वो क्या रहे, नॉन रेजिडेंट रहे। तो जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ो, इसको तो छोड़ दो, उसके पहले वाले 10 सालों में से 9 साल वो क्या है, नॉन रेजिडेंट रहे। दूसरा है 729 डेज, 729 दिन या उससे कम रहे, 729 दिन या उससे कम रहे ड्यूरिंग 7 years
प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 729 दिन या उससे कम रहे ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये सेकेंड एडिशनल कंडीशन है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन दे रखी है एक्ट में। कई बुक्स के अंदर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कंडीशन दे दी। कई बुक्स में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन दे रखी है। तो बेसिक तो सेम रही। अब उन्होंने क्या किया, एडिशनल कंडीशन इसके लिए लिख दी। अपन ने किसके लिए लिखी हुई है? रेजिडेंट एंड एनओआर के लिए लिखी हुई है। रेजिडेंट एंड एनओआर के लिए लिखी हुई है। इन्होंने रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए लिखी हुई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर 10 साल में से 9 साल वो एनआर है प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो एनओआर है। तो यानी वो कितने साल रहे रेजिडेंट रहा? 10 साल में से 1 साल ही रहा। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, तो अगर मैं 10 साल में से 2 साल क्या कहलाऊं, रेजिडेंट हो जाता हूं, तो मेरे वाले एनओआर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो उन्होंने इस कंडीशन को इधर लिख दिया। किसके लिए बना दिया? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बना दिया। समझ रहे हैं? यानी वो कंडीशन क्या हो गई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के क्रिएट कर दी गई कि ही मस्ट बी रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन थी 729 डेज से he must not be in India for a period of 729 more than 729 days basically 729 दिन या उससे कम रहे ड्यूरिंग 7 ईयर्स। इस कंडीशन को भी मेरे को ब्रेक करना है, एंड लगाना पड़ेगा। एक तो या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। तो इसमें करने के लिए तो एंड लगेगा ना, वहां तो और है। तो यहां 730 डेज और मोर रहे, 730 डेज या मोर रहे ड्यूरिंग क्या, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये उन्होंने एडिशनल कंडीशन ऐसे बना दी। हम बात कर रहे हैं एनओआर की एडिशनल कंडीशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उनको तो एनओआर की एडिशनल कंडीशन लिखी है उन्होंने कोई ओआर की एडिशनल कंडीशन नहीं लिखी है। तो क्या एडिशनल कंडीशन हो गई? अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ सच अ पर्सन हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया in 9 out of 10 years, in 9 out of 10 years preceding the previous year, in 9 out of 10 years preceding the previous year. दूसरा हो गया, he must be in India for 729 days or less. He must be in India for 729 days or less during क्या 7 years preceding the previous year. फिर तीसरी देखो, अगर वो इंडियन सिटीजन है, वही जो अपन ने एडिशनल देखी थी, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज exceeding 15 lakhs during the previous year, and he comes to India during the relevant previous year, and he has been in India for a period of 120 days or more. 120 दिन या उससे अधिक भारत में है और 182 दिन से क्या है कम है, क्योंकि 182 डेज और मोर होते ही तो रेजिडेंट बन गया। तो 120 दिन से ज्यादा है और 182 दिन से क्या है वो कम है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और एक यदि वो डीम्ड रेजिडेंट है, अगर वो डीम्ड रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 61A, यदि वो डीम्ड रेजिडेंट है एज पर 61A, तो वो क्या है, एनओआर है। अब 61A में
डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है? वो होता है इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम other than income from foreign sources, other than income from foreign sources, एक्सीड करती है किससे? 15 लाख से, और he is not required, he is not liable basically to pay tax in foreign country या टेरिटरी जहां पे वो रिसाइड कर रहा है, जहां पे काम कर रहा है। तो अगर सपोज कीजिए इनकम एग्जेम्प्ट है मेरी फॉरेन में, मुझे टैक्स नहीं देना है वहां पे, इंडियन इनकम मेरी 15 लाख से ज़्यादा है या टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, इंडियन सिटीजन हूं मैं, तो मैं डीम्ड रेजिडेंट हूं। और अगर मैं डीम्ड रेजिडेंट हूं तो मैं एनओआर हूं। अगर मैं डीम्ड रेजिडेंट हूं तो मैं एनओआर हूं। तो यहां पे देखिए इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब हम बता ही चुके, इनकम विच एक्रूज एंड अराइजेज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन से सेटअप इन इंडिया एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। अब देखिए आगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में हमने बात की थी। तो एन इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा? इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस। 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी वो एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फॉर हिम एडिशनल कंडीशंस आर इररेलेवेंट। एनओआर कौन हो गया? इंडिविजुअल्स और एचयूएफई एनओआर का स्टेटस ले सकते हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एनओआर तब माना जाता है ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस एंड एनी ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 66। और जो डीम्ड रेजिडेंट्स हैं 61A में, रेड विद व्हाट? सेक्शन 66D। ठीक है, एनआर कौन होता है? who does not satisfy any of the basic conditions, who does not satisfy any of the basic conditions, वो क्या बन जाता है? एनआर बन जाता है। फॉर हिम एडिशनल कंडीशंस आर से इररेलेवेंट। अब हमने बोला था कि डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट, तो अब देखिए एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली बात है ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है? वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया में। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड करे 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बोला सर ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री या टेरिटरी। ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री या टेरिटरी by reason of his domicile, residence या any other criteria of similar nature. If these conditions are satisfied, he is deemed to be NOR. यदि ये condition satisfy हो गई तो वो deemed NOR है। ठीक है, अगर वो resident ही हो गया है, if he is resident during the previous year, then he cannot be deemed resident under section 61A। वो deemed resident नहीं माना जाएगा under 61A। So the above provisions shall not apply in case of individual who is said to be resident in India in previous year। ठीक है, income from foreign sources means what? Income which accrues or arises outside India except income accrued from, derived from say
बिजनेस कंट्रोल्ड या से प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रूअराइज। और वो लायबल टू टैक्स कब माना जा रहा है? वो लायबल टू टैक्स माना जा रहा है, लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन with reference to country means what? There is an income tax liability on such person. There is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force. It also includes a person who is been subsequently exempted from such liability. तो अगर income tax liability है उस person की, and even if he has been subsequently exempted from such liability under that country, तो वो क्या है? Liable to tax है। तो जहाँ तक अपन देखें इस चार्ट से ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है। क्या देखो, इंडिविजुअल है, हैज ही स्टेड इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 60 डेज। क्या वो लेस देन 60 डेज है क्या इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर? स्टे इन इंडिया क्या लेस देन 60 डेज है क्या? अगर आंसर यस है तब तो वो नॉन रेजिडेंट है, अगर आंसर नो है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी 60 डेज से ज्यादा है तो क्या ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर? 182 दिन या उससे अधिक है, आंसर यस है, तब तो वो रेजिडेंट है। यानी 182 दिन से अधिक नहीं है, 182 दिन से अधिक नहीं है, तो हैज ही लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप? तो उसके लिए तो 182 डेज होना जरूरी है। बोलो यस ही हैज लेफ्ट इंडिया, तो वो नॉन रेजिडेंट है। बोलो नहीं, ही हैज नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो क्या वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट टू इंडिया? बोलो नहीं है वो। तो क्या उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर है ड्यूरिंग 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर? यानी एंड 60 डेज और मोर तो है ही है, क्योंकि वो तो ऊपर यस हो ही चुका है। तो बोला 365 डेज और मोर है, तो बोला नहीं है, तो वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। अब वो बोलते हैं कि भाई स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर है पर 182 दिन से ज्यादा नहीं है। क्या ये लेफ्ट इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप? नहीं। क्या वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट के लिए आया इंडिया में? बोला हाँ आया है, ठीक है। तो क्या उसकी टोटल इनकम 120 दिन से अधिक है वो भारत में? क्या वो 120 दिन से अधिक है वो भारत में? एंड 4 साल है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 365 डेज, यस आता है। और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तब तो वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब बात आती है कि उसका स्टे इन इंडिया 182 दिन या उससे अधिक है तो वो रेजिडेंट है। क्या वो 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट है? बोला यस, तो NOR है। क्या 729 दिन या उससे कम है? बोला यस, तब तो NOR है। अदरवाइज वो क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अगर सपोज कीजिए उसका स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर है और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, और वो एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा है, तो भी वो रेजिडेंट कहलाया जा रहा है। अब कौन है डीम्ड रेजिडेंट? यदि वो इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंट, और ये डीम्ड रेजिडेंट वो हमेशा क्या माना जाएगा? NOR ही माना जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या है? NOR ही माना जाएगा।